हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का पहला फिजिक्स का पहला टॉपिक विच इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यूं तो मैं आईआईटी एंड नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता हूँ और बहुत सालों से पढ़ाने के बाद जब बच्चों से इंटरेक्शन होती है 11th और 12th के बच्चों से, तो उनकी एक ही शिकायत होती है फिजिक्स के बारे में। जब 11th-12th में पढ़ चुके होते हैं उन्हें कहते हैं कि सर 10th की फिजिक्स में होता कुछ नहीं था, बेवजह ही हम लोग परेशान हुए वहां पे। देखिए बिल्कुल, और इसलिए शायद परेशान होते हैं क्योंकि फिजिक्स की जो एक लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल ही सीधी सादी लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल प्लेन ल्यूसिड लैंग्वेज होती है। आप उसे ठीक से पढ़ें तो और एक बार आप ठीक से पढ़ लेंगे तो ये दिमाग में रह जाता है, ये भूलेंगे नहीं आप। वैसे फिजिक्स को आप भूलते नहीं है, ओके, लेकिन ठीक से पढ़ ले तो। मैंने ये सोचा कि क्यों ना, ये जो अभी आप जानते हो कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो क्यों ना 10th के बच्चों के लिए कुछ वीडियोस बना दिए जाएं, ओके, फिजिक्स के, जिससे वो पढ़े और आसानी से उनको इस चैप्टर पे कमांड आ जाए, ओके, और फुल मार्क्स लेके आए। एक तो 10th में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, है ना। और दूसरी बात, आपकी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की अच्छी होने लगी अभी से ही 10th में, जो भी सिलेबस है, ओके, उसमें अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होने लगी और आप आगे चल के कहीं आईआईटी और नीट एंट्रेंस के लिए सोच रहे हैं, एक अच्छी सोच के साथ आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे, ओके। चलो स्टार्ट करें हम लोग। तो पहले इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। अच्छा, मैं एक बात ध्यान रखना, मैं एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा डाइग्रेस नहीं करूंगा, बहुत दूर नहीं जाऊंगा, ओके। अदरवाइज बातें करने लगे इसमें तो हजारों बातें चलेगी, ओके। जब आप जाएंगे 12th का ये टॉपिक होता है लाइट का, हम लोग महीनों पढ़ाते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, तो हम लोग ज्यादा डाइग्रेस नहीं करेंगे क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में फोकस करके ही हमें स्टडी करनी है, ओके, और उसका हम लोग ख्याल रखेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करें। सो जैसे मुझे कोई ऑब्जेक्ट दिखती है, कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे दिखती है, सपोज दिस इज माय आई एंड आई कैन सी दिस ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट दिखती कब है? जब इस ऑब्जेक्ट से कोई ना कोई लाइट मेरी आईज में आती है, इस ऑब्जेक्ट से कोई ना कोई लाइट मेरी आईज में आती है। अच्छा, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट क्रिएट नहीं करते या लाइट एमिट नहीं करते, तो उससे लाइट कैसे आएगी? तो हो सकता है बाहर से कोई लाइट उस पे आ रही है और वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है हमारी आईज में आती है और मुझे वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है, ओके। तो वही मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अच्छा, कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट में आता है तो हम लोग कह सकते हैं लाइट उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। An object reflects light that falls on it. When this reflected light is received by our eyes, okay, we see the object. तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, ओके। लेकिन हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी तो होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जैसे रेड हॉट आयरन, है ना। कोई आपने एक स्फीयर ले लिया आयरन का, जिसे बहुत गर्म कर दिया, आप बहुत गर्म कर देते हैं तो उससे देखते हैं ऑरेंजेस रेडिश लाइट उससे एक्चुअली एमिट हो रही होती है। तो few objects can emit light too, and when this emitted light is received by our eyes, we see these objects, okay। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, एग्जाम्पल में मैंने बोला हॉट आयरन स्फीयर, ओके। इसे आप कैसे देख पाएंगे? तो इसी से लाइट आएगी जो हमारी आईज पे आएगी और मुझे दिख जाएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट दिखता कब है? जैसे मैंने इसका डायग्राम बना दिया, सपोज ये रेड हॉट आयरन स्फीयर है, तो इससे खुद ही लाइट एमिट हो रही है और हमारी आईज में डायरेक्ट आ रही है, तो हमारी आईज इस ऑब्जेक्ट को देख लेगी। यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे लाइट एमिट हो रही है इसी ऑब्जेक्ट से, ओके, और वही लाइट हमारी आईज पे आ रही है तो मुझे ये दिख जा रहा है, ओके। और ऐसे ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने रेड हॉट आयरन लिया, इसका जैसे हमारी बुक होती है, हम लोग बुक को देख पाते हैं, टी शर्ट देख पाते हैं, ट्रीज को देख पाते हैं। क्या ट्रीज लाइट एमिट करती है? नहीं। उसे कैसे देख पाते हैं? तो उस सपोज ये ट्री है, ओके, तो कहीं ना कहीं से बाहर से सनलाइट आती है, उससे टकराती है या उस पे इंसिडेंट होती है या उस पे फॉल करती है, और वो ऑब्जेक्ट
जैसे ये ट्री है, लेट वो ट्री उसे रिफ्लेक्ट करती है, और इफ ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आईज में आती है तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है। तो ऑब्जेक्ट दिखने के दो कॉजेस हो सकते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो या वो ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट कर रहा हो। और जब वो रिफ्लेक्टेड या एमिटेड लाइट हमारी आईज में आती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, है ना। समझ में हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, व्हाई रेड टी शर्ट लुक्स रेड, है ना। हमारा मान लो एक रेड टी शर्ट है और उसे रेड कलर का ही क्यों दिखता है ना। पहले ये बताओ मुझे, वो रेड कलर का टी शर्ट दिख रहा है, वो टी शर्ट दिख रहा है, तो आप ये बताइए वो टी शर्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा या लाइट को खुद एमिट कर रहा होगा। ऑब्वियसली रेड टी शर्ट लाइट को एमिट नहीं करता, है ना। वो क्या कर रहा होगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, है ना। वो जो टी शर्ट होगा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आईज में आ रही होगी। ओके अच्छा, वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में आ रही है और मुझे कैसा दिख रहा है, वो टी शर्ट रेड दिख रहा है। इसका मतलब वो जो टी शर्ट होगा वो रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, है ना। वो जो टी शर्ट होगा वो किस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, इसलिए वो टी शर्ट मुझे रेड कलर का दिखता है। ठीक है। अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो हमारी जो लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं, राइट। हमारी लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। वे बिग्योर लिख लेते हैं हम लोग उसे, है ना। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। ये 7 कलर्स होती है। जब ये लाइट हमारे टी शर्ट पे गिरेगी, है ना, गिरेगी, तो वो रेड के अलावा बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रही होगी, है ना। वो टी शर्ट क्या कर रही होगी, रेड के अलावा जितने भी कलर है सबको क्या कर रही होगी, एब्जॉर्ब कर रही होगी और सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। और ये जो रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पे आएगी तो हम लोग कहेंगे वो टी शर्ट रेड है। ओके अकॉर्डिंगली आपसे पूछा जाए ब्लू कलर का टी शर्ट ब्लू क्यों दिखता है, तो आप क्या बोलोगे, वो ब्लू कलर का टी शर्ट जो होता है वो सिर्फ ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा और बाकी सबको क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर ले रहा होगा। और जब वो ब्लू कलर का टी शर्ट से ब्लू कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, है ना, तो मुझे वो टी शर्ट ब्लू दिखेगा। अंडरस्टूड। तो कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट नहीं करती है उसका कलर का कॉज क्या हो सकता है कि जिस कलर का दिख रहा है उस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना। चलिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अच्छा ये पार्ट थोड़ा सा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन मुझे लगा कि ये आपको थोड़ा समझा देना चाहिए, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे समझा रहा हूँ। Why red hot iron sphere looks red? अब बताओ रेड हॉट आयरन स्फीयर जो होती है वो रेड क्यों दिखती है। अच्छा बताओ रेड हॉट आयरन स्फीयर एमिट करता है या नहीं करता लाइट को, बिल्कुल एमिट करता है। अब बताओ वो रेड क्यों दिख रहा होगा, तो आप कहोगे सर मुझे तो लग रहा है आपने अभी तक का जो डिस्कशन लिया है उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि वो जो आयरन को आपने इतना हीट दे दिया है जिससे उस आयरन से रेड कलर की लाइट बाहर आ रही है और हमारी आईज पे अंदर आ रही है। ठीक है, तो आप आयनोस्फीयर को जब हॉट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं बहुत ज्यादा, उससे डिफरेंट कलर की लाइट आती है, तो एक ऐसा स्टेज आया जब वो रेड दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, उस समय वो जो आयनोस्फीयर है रेड कलर की लाइट एमिट कर रही है और वो रेड कलर की एमिटेड लाइट मेरे आईज में आएगी और मुझे लगेगा कि वो आयनोस्फीयर रेड हॉट है। अंडरस्टूड आई गेस। ये थोड़ा मैंने अलग से आपको समझाया, जो आजू बाजू की चीजें होती है उसकी कलर्स होती हैं तो कलर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा सा समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आ जाते हैं फिर से एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक टर्म है ट्रांसपेरेंट मीडियम और उन्होंने लिखा है वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट कैन बी ट्रांसमिटेड और पास थ्रू इट। ओके तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होगी, जो लाइट को ट्रांसमिट होने दे अपने से। जो भी मीडियम लाइट को खुद से पास होने दे या ट्रांसमिट होने दे वैसे मीडियम को हम लोग कहेंगे कि वो मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ओके अच्छा जैसे मान लो ये मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया, ओके ये क्या लिया, ग्लास स्लैब ले लिया लेड, और ये इसे बोल दिया मैंने ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ओके तो इससे कोई भी लाइट आएगी तो वो उसे पास होने देगा,
है ना, इससे कोई भी लाइट आएगी तो वो उसे पास होने देगा। लेट यहाँ पे ग्रीन कलर का कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई लाइट आ रही है, वो क्या करेगा, ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। वो ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया और वो आ गया, वो ग्रीन कलर की रिफ्लेक्टेड लाइट आ गई ट्रांसपेरेंट मीडियम के सामने, है ना। क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम उसको ट्रांसमिट होने देगा या पास होने देगा? बिल्कुल होने देगा। वो पास होके आया, हमारी आईज में आ गया, और ये ग्रीन कलर की लाइट एक्चुअली आ कहाँ से रही थी? ये ऑब्जेक्ट से आ रही थी। तो क्या हमारी आईज इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगी? बिल्कुल देख पाएगी। ओके, बिल्कुल देख पाएगी। तो वही लिखा है, वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। मैं ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू देख पाता हूँ। क्यों? एज लाइट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू इट, बिकॉज इससे लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। क्या आप ओपेक मीडियम के थ्रू ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अपने से लाइट को ट्रांसमिट होने नहीं देते हैं। ओके, तो मीन्स मीडियम को आपको ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना हो तो आप कह देंगे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो लाइट को खुद से ट्रांसमिट होने देता है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू हम लोग देख पाते हैं। लेकिन ओपेक मीडियम क्या होगी? जो लाइट को ट्रांसमिट होने नहीं देगी खुद से, है ना, या पास नहीं होने देगी खुद से, तो उस ओपेक मीडियम के थ्रू आप नहीं देख पाएंगे, है ना। चलिए, ये आई गेस आपको समझ में आया ट्रांसपेरेंट मीडियम या ओपेक मीडियम एंड ओपेक मीडियम क्या क्या होता है। आगे बढ़े। अब मैंने लिखा लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। पहले से ही मेंशन कर देता हूँ, ये जो चैप्टर हमारा 10th का चल रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यहाँ पे हम लोग हमेशा ही लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कराएंगे किसी एक मीडियम में। मीडियम चेंज होगी तो हो सकता है कि लाइट बेंड कर जाए। अच्छा, वो बात बाद में करेंगे, बिल्कुल अभी उससे स्टिक करते हैं इस लाइन से। लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट रेज जो होती है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है किसी भी एक गिवन मीडियम में। ठीक है, इफ आप मीडियम चेंज नहीं करते हैं तो लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, और इस चैप्टर में हम लोग इसको ही मान के चलेंगे कि लाइट को मुझे कैसे ट्रेवल कराना है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कराना है। ठीक है, अब जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो आप कुछ कुछ और देखेंगे जो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये सत्य है, यही परम सत्य है, यही सबसे बड़ा सत्य है ना। लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। अब देखो, मान लो मैंने लाइट यहाँ लेफ्ट से आ रही थी और यहाँ पे बीच में उस लाइट के रास्ते में ही मैंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या ये ओपेक ऑब्जेक्ट इस लाइट को पास होने देगा? कहेंगे नहीं, अभी जस्ट आपने बोला सर कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं लाइट को अपने थ्रू पास होने नहीं देते, इसको रोक लेंगे। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं होगी। इसके एज से तो पास हो जाएगी या इसके ऊपर से तो पास हो जाएगी, इसके एज से, नीचे वाले से तो पास हो जाएगी, उसके नीचे भी पास हो जाएगी, बट इस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं हो सकती। तो इस ऑब्जेक्ट के पीछे वाले पार्ट में अंधेरा आ जाएगा, कोई भी लाइट नहीं होगी, राइट। यहाँ पे कोई लाइट नहीं होगी, और यहाँ पे आप कहोगे, मान लो कोई भी स्क्रीन लगा दिया या कोई वॉल आ गई, तो आप कहोगे यहाँ पे इसका शैडो बन गया। इसका क्या बन गया? शैडो बन गया। ओके, ये प्रोसेस तो हम लोग पहले से जानते हैं, शैडो तो देखने की आदत है हमें। किसी भी ऑब्जेक्ट के ओपेक ऑब्जेक्ट को रख लेंगे और इफ वो लाइट के बीच में आ जाएगी तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या बन जाता है? शैडो बन जाता है। अच्छा, ये शैडो बनना अपने आप में प्रूफ होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अपने आप में एक प्रूफ क्या होता है ये, कि लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में चलती है। ऐसा कैसे? देखो, अच्छा यहाँ पे लाइट जो है ये सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, सीधी जा रही है। मान लो ये लाइट यहाँ पे सीधी नहीं जाती, टेढ़ी मेढ़ी जा रही होती, राइट। ऐसे जाके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इधर घूम जाता, ये लाइट जाके डांस करता हुआ इधर घूम जाता, तो यहाँ पे क्या शैडो दिखता? नहीं दिखता, है ना। शैडो दिखने का मतलब ही क्या हो गया कि लाइट जरूर स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तभी ये शैडो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट दो टर्म देखिए, स्मॉल सोर्स। सोर्स कैसा होना चाहिए? स्मॉल। ऑब्जेक्ट कैसी होनी चाहिए? ओपेक। ओके, तो हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। A small source of light casts a sharp shadow of an opaque object, and shadow phenomenon can be explained
if we consider light travels in straight line. ओके, अंडरस्टूड? ये सब क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अच्छा, आप 10th में रहते हैं तो 10th के बाद दो एग्जाम होते हैं एंट्रेंस के, एक तो बोर्ड्स होता है आपका, एक होती है एनटीएससी, दूसरी होती है केबीपीवाई। दोनों में साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो बड़ी बारीकी से आप 10th के सिलेबस को पढ़ेंगे तो वैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी रहेगी। ओके, चलो आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखा, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट के पाथ में आए वो बहुत छोटा हो। अब मन में आएगा सर कितनी छोटा, कितना छोटा है ना, पेन के बराबर, मोबाइल के बराबर या उससे भी छोटा? मैं कहा मोबाइल से भी छोटा। तो कहेंगे मैच बॉक्स के इतना बड़ा या उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। सर कितना छोटा, समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसे सोचिए, इमेजिन करो कि मान लो एक पेपर लिया, उसमें एक पिन होल बना दिया। पिन होल की साइज इमेजिन कर सकते हो? हाँ, लगभग पॉइंट साइज हो सकता है। वैसे ऑब्जेक्ट की साइज की बात चल रही है ना? कब कब की बात चल रही है? जब वैसे ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, वैसा पिन होल के साइज का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो इफ लाइट के पाथ में आ जाए तब की बात मैं करने वाला हूँ। क्या रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट वैसे वैसे हमारे आजू बाजू है क्या? नहीं है। तो रियल लाइफ में ये जो मैं बताने वाला हूँ वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता हमारी आईज में, है ना? हमारे आईज को ये ऑब्जर्व नहीं होता। हमारी आईज को ऑब्जर्व वो होता है जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से, हम लोग कह सकते हैं लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, जो पहले मैंने बताया। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा मेंशन किया हमारे एनसीईआरटी में, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल मैंने एक्सप्लेन किया। लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन। जब ऐसा हो जाए कि ओपेक ऑब्जेक्ट का साइज बहुत थोड़ा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो इसके एजेस पे लाइट बेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते। लेकिन ये वाली जो टेंडेंसी है, ये जो बेंड करने की टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट पे, ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट बहुत बहुत थोड़ा होगा, है ना? बड़े ऑब्जेक्ट में ये जो फेनोमेनन है ये नेग्लिजिबल होता है, तो हम लोग इसको भूल ही जाते हैं बड़े ऑब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज व्हाट? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फिर से रीड कर लेते हैं। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, light has tendency to bend around it and not walk in the straight line, है ना? And this effect is known as diffraction of light. Okay, and diffraction of light हमारे डेली हमारी आंखों को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के इतने छोटे नहीं होते। एंड आपको इस डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना हो, अगर आपको डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना हो, तो आपको लाइट को वेव की तरह लेना पड़ता है। इफ आपको इस बेंडिंग फिनोमेनन, एक छोटे से ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंडिंग क्यों हो जाती है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना हो, ये जो बेंडिंग होती है छोटे से ऑब्जेक्ट के अराउंड, उसे डायफ्रैक्शन कहते हैं, और इसे एक्सप्लेन करना हो तो आपको लाइट को वेव की तरह ट्रीट करना पड़ता है। तो आपको लाइट को किसकी तरह ट्रीट करना पड़ता है? वेव की तरह ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आप जाएंगे 12th में पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है भाई, मैंने थोड़ा सा लिख दिया, वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट ले लिया, है ना, लाइट लाया, और यहाँ पे देखो मैंने बेंड कर दिया। लेकिन ये बेंड मैं कब करूंगा? जब ये ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत ही थोड़ा हो, बहुत ही छोटा हो, बहुत ही स्मॉल साइज का हो, तभी ये बेंडिंग फिनोमेनन आएगी, और इस बेंडिंग फिनोमेनन को हम लोग डायफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ जाए। तो इस चैप्टर में आगे चल के ये बेंडिंग वेंडिंग हमारी, ये जो है डायफ्रैक्शन नहीं होगा, है ना, डायफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़े। एक और चीज इंट्रोडक्शन में लिखा है एनसीईआरटी में, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, मतलब लाइट जो मैटर से इंटरेक्ट करती है, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। अब इसको समझते हैं। जब लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करे, उसका एक एग्जांपल मैंने लिख दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मींस आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, तब आपको लाइट को रे की तरह नहीं ट्रीट करना है, जैसे स्ट्रेट लाइन की तरह ले लिया था हम लोगों ने। तब आपको इस इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर करना है, आपको एक्सप्लेन, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, तो आप लाइट को रे की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, लाइट को आप वेव की तरह भी ट्रीट नहीं करेंगे। इसके पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया, डायफ्रैक्शन किससे एक्सप्लेन हो सकता है? इफ लाइट को वेव मान लो तो,
लेकिन ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमेनन को एक्सप्लेन करना है तो आपको लाइट को क्या मानना पड़ता है? लाइट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज फोटॉन्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। और ये जो पार्टिकल है वो मास पार्टिकल नहीं है। इस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, जो लाइट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल से, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, वो जो पार्टिकल है वो मास वाली पार्टिकल नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं फोटोन। उसको क्या कहते हैं? फोटोन। ओके ओके। जैसे मैंने यहाँ पे समझा है कि मैंने टर्म यूज कर दिया भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप कहोगे भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है सर? तो मान लो कोई मेटल ले लिया और इस पे लाइट आ रही है। इफ लाइट की एनर्जी बहुत ही अच्छी खासी रही, है ना, एक सफिशिएंट लाइट की एनर्जी रही, तो ये लाइट जब इंसिडेंट होगा तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो हम लोग कहते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। मतलब फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, है ना, फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, इसे हम लोग कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये आप कब एक्सप्लेन कर सकते हैं? जब लाइट को आप मान लें ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है या लाइट फोटोन से बना हुआ है तब, है ना। ये लिख दिया, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज नीदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। मतलब जब पार्टिकल बोल रहे हैं नॉर अ पार्टिकल, मास पार्टिकल की बात कर रहे हैं, फोटोन की बात नहीं कर रहे हैं। तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग लाइट वेव नहीं है, ना ही पार्टिकल है, या ना ही मास पार्टिकल है। ओके तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट है क्या? आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू इट लाइट इज क्वांटाइज्ड। Okay, according to modern quantum theory of light, light is quantized. That is, it exists in elementary amount or quanta called photons. अब ये जो टर्म है ना क्वांटाइज्ड, बहुतों को मेस्मराइज्ड कर देता है। क्वांटाइज्ड टर्म बहुतों को मेस्मराइज कर देता है। भाई क्या कहना क्या चाह रहे हो सर? लाइट इज क्वांटाइज्ड, बाद में कहोगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब क्या? तो मैं समझाता हूँ कि क्वांटाइज का मतलब क्या होता है यहाँ। लेकिन हिंट तो है कि लाइट को क्वांटाइज क्यों कहते हैं, क्योंकि इट एग्जिस्ट इन एलिमेंट्री अमाउंट और क्वांटा कॉल्ड फोटॉन्स। मतलब लाइट जो है किसी न छोटे, एक कोई छोटे से अमाउंट के रिपीटेशन से बना होगा, और जिस अमाउंट के रिपीटेशन से बना होगा उस एक एक को फोटोन कहेंगे, है ना। जैसे आप कह सकते हो लाइट है वो 5 फोटोन से बना है, 5000 फोटोन से बना है, 10,000 फोटोन से बना है, राइट। क्या बोला, समझ में आ रहा है? लाइट जो है 10,000 फोटोन से बना है, ठीक है। तो लाइट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? फोटोन हो गई, है ना। तो कोई भी चीज एक सिमिलर चीज के, मान लो जैसे लाइट है एक सिमिलर फोटोन है, फोटोन के रिपीटेशन से बना होता है, तो हम लोग कहेंगे लाइट क्वांटाइज्ड है। मान लो अभी भी, अच्छा इसको और बोल देते हैं, क्या बोला मैंने? लाइट इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इट एग्जिस्ट इन एलिमेंट्री अमाउंट और क्वांटा कॉल्ड फोटॉन्स। क्वांटम मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट इज फोटोन। मतलब लाइट जो है फोटोन 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 के मिलने से बना है ना। एंड क्वांटा ऑफ लाइट इज फोटॉन्स। अच्छा क्वांटम टर्म जो होता है ये सिंगुलर टर्म होता है और फोटोन एक सिंगुलर टर्म है। तो मैं पूछा क्वांटम ऑफ लाइट क्या होगी, तो फोटोन। क्वांटा जो होता है ये प्लूरल टर्म है क्वांटम का, तो क्वांटा ऑफ लाइट क्या बोलोगे आप? फोटॉन्स। अभी भी कुछ बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि भाई क्वांटाइज का मतलब, सर अभी भी नहीं समझा। ये तो समझा कि फोटोन से मिल मिल के बना होता है, इसलिए इसे क्वांटाइज कहते हैं। किसी भी चीज को क्वांटाइज कब कहेंगे, तो मैं ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। लेट इमेजिन दिस इज द वॉल, एक दीवार है, 1 2 3 4 4 16, मान लो ये 16 ब्रिक्स से बना हुआ है। ये एक वॉल है जो कि 16 ब्रिक्स से बना हुआ है। तो आप कहेंगे इस वॉल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? एक ब्रिक है। ये एक ब्रिक, 2 ब्रिक, 3 4 5 6 ऐसे करके 16 ब्रिक को रख दिया, तो आप कहेंगे ये वॉल बन गई, है ना। तो आप कहेंगे इस वॉल, ये जो वॉल है ये क्वांटाइज्ड है। ये वॉल क्या है? क्वांटाइज्ड है, क्योंकि ये सिमिलर स्मॉलर यूनिट के रिपीटेशन से बना है। वो जो स्मॉलेस्ट सिंगुलर यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट छोटा छोटा यूनिट है, उस यूनिट को क्या कहेंगे? इस वॉल का क्वांटम कहेंगे। तो इस वॉल का क्वांटम क्या कहलाएगा? ब्रिक। लाइट का क्वांटम क्या कहलाएगा? फोटोन। अब थोड़ा सा समझा, है ना। लाइट का क्वांटम क्या है? फोटोन। इस वॉल का क्वांटम क्या है? ब्रिक।
ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया है ना, याद रखेंगे सब छोटे छोटे टर्म्स को। नाउ फोटोन इज पैकेट ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट अ मास पार्टिकल। फोटोन को मैंने बोला है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, बट ये मास पार्टिकल्स नहीं है, फोटोन है। फोटोन होता क्या है, ये होती है पैकेट ऑफ एनर्जी, इसके पास एक एनर्जी होती है। तो पूछा जाएगा फोटोन क्या होता है, फोटोन इज पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन इज पैकेट ऑफ एनर्जी। आई गेस मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आप समझ गए इतना। According to modern quantum theory of light, light is neither wave nor a mass particle. Light is quantized and the smallest unit or quantum of light is photon. And photon is a packet of energy. इतनी याद होनी चाहिए। अब इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने भाई डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद क्या डिक्लेयर किया, in this chapter we shall study the phenomenon of reflection and refraction of light using straight line propagation of light, मतलब लाइट को रे की तरह लेना है आपको, that is light will be taken as rays, मतलब लाइट को हम लोग ना वेव लेंगे ना लाइट को हम लोग फोटोन लेंगे। 10th में उस हम लोग लाइट को क्या लेके चलेंगे, रेज लेके चलेंगे। जब हम लोग लाइट को वेव कब लेंगे, जब डायफ्रैक्शन होगा, और डायफ्रैक्शन आप पढ़ेंगे 12th में डिटेल में। लाइट को फोटोन की तरफ कब लेना चाहिए, जब आप लाइट को मैटर से इंटरेक्शन कराएं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी कब पढ़ेंगे आप 12th में पढ़ेंगे। आगे बढ़े, चलिए बढ़िया। अब आती है 10.1 एनसीईआरटी का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें पहला टर्म लिखा हुआ है मिरर। भाई मिरर होता क्या है, इट इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। What is mirror? Mirror is highly polished surface which reflects most of the light falling on it. Most of the light falling on it. ज्यादातर लाइट जो इस पे फॉल करेगी उसे वो रिफ्लेक्ट कर देगा। Very small amount of light gets absorbed too, और बहुत थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होता है, और उस एब्जॉर्प्शन को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा होता है। So what is mirror? Mirror is a highly polished surface which reflects most of light falling on it. अब जो मिरर बनाते कैसे, एक ग्लास का ले लेते हैं और पीछे में पेंट कर दो, और ये जो पेंटिंग प्रोसेस होती है इसे कभी कभी सिल्वरिंग भी कहते हैं, है ना। आप सिल्वर की कोटिंग भी लगा सकते हो, मन करे तो गोल्ड की कोटिंग लगा दो, सस्ते में बनाना है तो कोई पेंट लगा दो, बन गया मिरर, है ना। वो जो पेंट लगाना है या सिल्वरिंग प्रोसेस है या गोल्ड प्लेटिंग करने की जो प्रोसेस होगी उसी को कहेंगे हम लोग पॉलिशिंग। और एक सरफेस जिस पे आप पेंट करोगे या सिल्वरिंग करोगे वो सरफेस हो जाएगा पॉलिश सरफेस, और उसके सामने वाला जो सरफेस बचेगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, सामने वाला सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिसको आपने पॉलिश्ड कर दिया उसे हम लोग पॉलिश सरफेस कह सकते हैं या नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं। तो जब भी लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगी तो ज्यादातर लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देगा मिरर, ये कहा गया। अच्छा, जम के डायग्राम बनाना होता है, जितना मन करे बनाते जाओ, समझ जाओगे तो डायग्राम बनाना बड़ा आसान होता है। मैंने एक प्लेन मिरर बना दिया, देखो लाइट लिया इधर कर दिया, लाइट लिया इधर कर दिया, रिफ्लेक्ट करा करा के दिखा दिया, और ये सेंटेंस लिख दी। आगे बढ़ जाएं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद कर लो, 5 बार 6 बार बोलेंगे और याद कर लीजिए क्या होता है। भाई पहले देख लेते हैं फिर समझेंगे भी कि एक चीज होती क्या है, समझ के पढ़ेंगे तभी वो चीजें बहुत दिनों तक आपके साथ रहेगी, है ना। तो पहले देख लेते हैं है क्या। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पॉइंट 1 है और नीचे में मैं लिखूंगा पॉइंट 2, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट किया, तो आई को लिख दिया मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, ये होती है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। आप कहोगे सर ये टर्म तो नॉर्मल पहली बार आया, अभी थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा ये नॉर्मल टर्म क्या होता है, इफ आपको पहले से नहीं आता है तो। ठीक है, तो आई से क्या रिप्रेजेंट करूंगा मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या याद कर लिया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, थोड़ी देर में इसे एक्सप्लेन करूंगा। आर, स्मॉल आर से मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा, और व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह देंगे एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ओके। और इसे मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूंगा। और इस सेंटेंस को इफ मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो आई कैन राइट आई विल बी इक्वल टू r, ओके। याद हो गया है कि सबको याद हो गया, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर, कहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है मिरर के, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आ रही है ना। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane. Incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane. ये एक ही प्लेन में होगा। एक ही प्लेन का मतलब जैसे हमारा नोटबुक का जो पेज होता है वो एक ही प्लेन होता है। तो जब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे जो होंगी ये तीनों एक ही प्लेन में होगी। मतलब रिफ्लेक्शन का पूरा पूरा फिनोमेनन जो है वो प्लेनर फिनोमेनन है, और हम लोग नोटबुक में आसानी से उसे बना देंगे क्योंकि ये प्लेनर फिनोमेनन है या 2D फिनोमेनन है, ठीक है। अंडरस्टूड आई गेस। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, these laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical surfaces। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ऐसा नहीं कि प्लेन प्लेन सरफेस में एप्लीकेबल है, सिर्फ प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल है, ये किसी भी तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस, ओके। चलिए ये भी हो गया। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। जैसे मैंने एक प्लेन मिरर बना दिया, जो भी रे इस प्लेन मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आती है उसे हम लोग कह देते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे ये हो गई। इंसिडेंट रे मिरर पे कहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे है ना, जहाँ पे देखो मैं येलो कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिरर पे आती है, ठीक है। उसे आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आपको क्या करना है, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो आप टेंजेंट ड्रॉ करते तो मिरर के लिए अलोंग ही हो जाता, तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है वही क्या हो जाती, टेंजेंट। अब क्या करना है, उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो उस टेंजेंट पे इस मिरर के अलोंग आप टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और उस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो परपेंडिकुलर ऐसा ही जाता है, देखो ऐसे डॉटेड 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 लाइन जो बना रहा हूँ ये परपेंडिकुलर होता है ना उस टेंजेंट पे, राइट। और इसी परपेंडिकुलर को हम लोग बोल देंगे नॉर्मल है। इसी परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे पहला क्या किया आपने, मिरर के अलोंग टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, वो एक वर्टिकल लाइन हो गई। और उस वर्टिकल लाइन पे आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है या परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये डॉटेड लाइन जो हो गई उस पॉइंट पे नॉर्मल हो गई। तो पहला लाइन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले सोचते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। देखो ये इंसिडेंट रे है और ये है नॉर्मल, इसके बीच का एंगल दिख रहा है आई, तो आई विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, इसको हम लोग कह देंगे रिफ्लेक्टेड रे, है ना। इसे क्या कह देंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। देखो नॉर्मल ये है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I will be equal to R, means angle of incidence will be equal to angle of reflection। और आप यहाँ देख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में, एक ही पेज में बना देंगे ना हम लोग, 1 2 3 तीनों को आप कहेंगे ये तीनों एक ही प्लेन में है। आई होप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर आपको थोड़ा समझा और याद भी हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़े। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन कर्व्ड मिरर, अब मैं ये अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड कर दिया, ये थोड़ी थोड़ी बातें ऐड करेंगे ताकि जो चीजें 10th में समझने वाली है वो समझ के रख लें और वो सारी चीजें हम लोग आगे चल के भी यूज कर पाए। तो जैसे मैंने कर्व्ड मिरर, एक टेढ़ा मेरा मिरर ले लिया। अब देखो मैंने यहाँ पे रे दिखाई, ये रे जो है मिरर पे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो इस रे को आप क्या कर देंगे, इंसिडेंट रे। और ये रे रिफ्लेक्ट होके उधर चली गई, तो इस रे को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है मिरर पे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
आपको वहां पे पहले करना क्या है, इफ ये कर्व है तो वहां पे पहला काम क्या करना था, टेंजेंट ड्रॉ करना। आप टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, हाँ ये ड्रॉ कर दिया मैंने टेंजेंट। आपको फिर क्या करना है, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैंने देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसा, है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसा डॉटेड लाइन से, देखो ग्रीन डॉटेड लाइन है जिसको मैंने नॉर्मल बोल दिया। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, और वो हो गई रिफ्लेक्टेड रे। बताओ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। What is the angle of reflection? It is angle between reflected ray and normal, which is represented by small r. And according to laws of reflection, I will be equal to r. Means angle of incidence is equal to angle of reflection. And incident ray, reflected ray, and normal all lies in the same plane. एक ही plane में है जो कि हमारा plane of paper है। चलिए भाई समझा। अब इसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग स्फेरिकल मिरर में यूज करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लो एक स्फेरिकल मिरर मैंने बना लिया, इसका अंदर का सरफेस पॉलिश कर दिया, तो बाहर का सरफेस कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। बाहर का सरफेस कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। अब देखो इसी बाहर के सरफेस पे इंसिडेंट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होकर सपोज उधर चली गई, इंसिडेंट रे ऐसे आई रिफ्लेक्ट होकर उधर चली गई। ये जो पॉइंट है, इजंट इट दैट पॉइंट इज, जो मैंने येलो देखो कर्सर दिखा रहा हूँ, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। आपको वहां पे क्या करना होगा, स्फीयर पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, कर दो ड्रॉ, डॉट 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 ड्रॉ कर दिया मैंने, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इस टेंजेंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर दिया, यानी परपेंडिकुलर, ऐसे ड्रॉ कर दिया। अच्छा बताओ ये जो टेंजेंट है इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो स्फीयर के केस में वो नॉर्मल या परपेंडिकुलर सेंटर से जाएगा, है ना। ये जो नॉर्मल होगा किधर से जाएगा, सेंटर से जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कहां से पास होता है, हमेशा उस स्फीयर के सेंटर से पास होता है ना। स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कहां से पास होता है, तो उस मिरर के सेंटर से पास होता है। बाद में उस मिरर के, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। चलिए यहाँ तक चले, हो गया। अब बताओ फिर से रिपीट कर लेते हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई विल बी इक्वल टू आर। And incident ray, normal and reflected ray all lies in the same plane। रट गया, याद हो गया सबको, है ना। चलो in case of spherical mirror normal always passes through center of sphere। मैंने ये बता दिया आपको, यहाँ पे कहीं पे भी आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो कहां से चली जाएगी, स्फीयर के सेंटर से, जिसको हम लोग आगे चल के सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई गेस याद हो गया, मुझे तो रट गया, आपको भी रट गया होगा आई गेस, समझ गया, हाँ याद हो गया, हाँ लिख पाएंगे बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। अब है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर याद भी हो जाएगा, समझ लेंगे तो अपने आप याद हो जाती है चीजें, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये सेंटेंस लिया हुआ है। देखिए द इमेज फॉर्म्ड इज as far behind the mirror as the object in front of it। मतलब इमेज जो होगा मिरर से उतनी ही दूर पे होगा, कहां होगा, पीछे, मिरर के पीछे उतनी ही दूर पे होगा जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है ना। बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज। देखो इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज मिरर से उतनी ही दूर मिरर के पीछे होगा जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, ठीक है। इसी चीज को बड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, हमारी आदत होती है स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करने की और इमेज डिस्टेंस को स्मॉल वी से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे रैंडम टर्म नहीं है कि मिरर से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं होता। समझो क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, आप क्या करो ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो मिरर पे, ऑब्जेक्ट से क्या करो ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो मिरर पे। वो जो परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच में, उसे आप कहोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। जैसे देखो
ये प्लेन मिरर ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मिरर पे, तो ये पॉइंट मिरर पे है और ये ऑब्जेक्ट है, ये जो लेंथ है u है ना, ये परपेंडिकुलर लेंथ दिख रही है जिसको मैंने u कह दिया, वो होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसे नहीं ऑब्जेक्ट से किसी भी पॉइंट को मिरर से मिला दिया उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, ऐसा नहीं, ठीक है, यहाँ से मान लो ऐसे मिला दिया है ना, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं कहेंगे। What is object distance? Object distance is it is perpendicular distance of object from mirror. Now, what is image distance? Similar way, it is the perpendicular distance of image from the mirror. Okay, it is perpendicular distance of image from the mirror. पहला सेंटेंस क्लियर है, image formed is as far behind the mirror as object is in front of it. Okay, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब इसको थोड़ा और अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको इमेज पता करना है किधर है, प्लेन मिरर के लिए आपको इमेज पता करना है किधर है। कैसे करोगे आप कि ऑब्जेक्ट से, जैसे मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ना, उसी परपेंडिकुलर को मैं आगे बढ़ाता चला जाऊंगा है ना, और इसी परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग, जो कि मिरर से परपेंडिकुलर लाइन है, उसी लाइन के अलोंग इमेज आएगा। सपोज यहाँ पे इमेज आ गया, तो मिरर से इमेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस v है, मिरर से ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस u है, तो आप कहोगे u विल बी इक्वल टू v। समझ में आया? चलिए, अब मैंने जानबूझ के थोड़ा सा मिरर को टेढ़ा कर दिया। देखो यहीं पे अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। 10th में बच्चे हम लोग ये सब को स्किप कर देते हैं, पता ही नहीं चलता, रटते रहते हैं। तो रटे रहेंगे तो फीलिंग नहीं आएगी, याद नहीं होता। चलो, ये मान लो ये मैंने एक प्लेन मिरर बना दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया और मैंने कहा कि इमेज पता करना है किधर है। तो कुछ बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, सर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज राइट में आ रहा है, इसके जस्ट राइट में। तो ये ऑब्जेक्ट इधर राइट में नहीं खोजने का, इधर राइट में नहीं खोजने का, ये रूल थोड़ी मैंने बताया। मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए मिरर पे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उसी को एक्सटेंड कर दो और यहाँ कहीं इमेज मिरर के पीछे बनेगा, है ना। तो मिरर से ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस u है, इमेज से मिरर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस v है, तो u विल बी इक्वल टू v, और इमेज इसी परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग होगा, ऐसे नहीं राइट में होगा। ओके, आई होप पहला पॉइंट मैंने बहुत ही क्लैरिटी से बता दिया। आगे बढ़े, चलो दूसरा पॉइंट, इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। Image of a real object in plane mirror is always virtual। ठीक है, अब ये वर्चुअल इमेज, ये समझा नहीं वर्चुअल क्या होता है, तो पहले इमेज को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज इमेज? इमेज इज अ पॉइंट और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। मान लो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज हमेशा पॉइंट बनेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा पॉइंट बनेगी। ओके, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड मतलब उसमें बहुत सारे पॉइंट है, जैसे पेन ले लिया आपने, पेन ले लिया, पेन में कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो उसे हम लोग कह देते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो पॉइंट भी बन सकता है और एक्सटेंडेड भी बन सकता है, राइट, पॉइंट भी बन सकता है और एक्सटेंडेड भी बन सकता है। ठीक है, तो वही बोला, इमेज जो हो सकती है एक पॉइंट हो, पॉइंट इमेज हो, या एक्सटेंडेड इमेज हो जिसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स हो। ओके, चलो फिर से रिपीट करते हैं, इमेज इट इज अ पॉइंट और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स वेयर ईदर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, मिरर से रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मिलती हुई मिले, ईदर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। मींस रिफ्लेक्टेड रे जहां पे एक्चुअली मिलती है या मिलती हुई लगती है, उन पॉइंट, उस पॉइंट या उस पॉइंट के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं इमेज। ओके, तो व्हाट इज इमेज? इट इज अ पॉइंट और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स वेयर ईदर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, एक्चुअली में मिलती है या मिलती हुई लगती है। ओके, जब ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मिलती है तो जो इमेज बनता है उसे हम लोग कहते हैं रियल इमेज। जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मिलती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? रियल इमेज। और जब रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट होती है, मिलती हुई लगती है, तो आप क्या कहते हैं उसे? वर्चुअल इमेज। ओके,
जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मिलती है तो जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है, ओके। और जब रे एक्चुअली में मिलती नहीं है, अपीयर टू मीट मीन्स मिलती हुई लगती है, तो जो इमेज बनता है उसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अच्छा, एक्चुअली में रे कहाँ पे मिलेगी? रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल सकती है? मिरर के सामने ही मिल सकती है। मिरर के पीछे तो रे जाती है क्या? नहीं जाती है ना। देखो यहाँ पे, देखो रे जब आएगी, यहाँ पे रे आएगी, या यहाँ कोई भी रिफ्लेक्टिंग वाला देखो, है ना, यहाँ जाके टकरा के उधर जाती है ना। इसके मिरर के पीछे जा सकती है क्या रिफ्लेक्टेड रे? नहीं जा सकती मिरर के पीछे, है ना। टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है सारी रे, तो मिरर के पीछे कोई रे जाती नहीं है। तो अब यहाँ आते हैं इमेज के इस वाले पार्ट में, रियल इमेज में। तो रियल इमेज कब होगा? जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मिलती है। तो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मिल कब सकती है, कहाँ सकती है? तो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, ओके। और वर्चुअल इमेज में क्या बोला मैंने? रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट, तो कहाँ पे मिलती हुई लगेगी? मिरर के पीछे, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, ओके। तो फिर से मैं बेसिक याद कर लेते हूँ या समझ लेता हूँ। तो इमेज क्या है? इट इज द पॉइंट और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स वेयर इधर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, ओके। जब एक्चुअली में मिलती है तो हम लोग कहते हैं इमेज जो है रियल है। और एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिलती है? इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, ओके। और वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, ओके। जब रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट होती है तो हम लोग कहते हैं वो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। और ये वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? वो मिरर के पीछे बनेगी। तो मिरर के पीछे का जो दुनिया है, मिरर के पीछे की दुनिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड कहलाती है। और मिरर के सामने की दुनिया कहलाती है रियल वर्ल्ड, है ना। चलो तो रिपीट कर लें। रियल इमेज, इट इज अ पॉइंट और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स वेयर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। देखो, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, और वो भी कहाँ? इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। Virtual image, it is a point or combination of points where reflected rays appear to meet or where behind the reflecting surface of mirror, okay। चलिए अब आते हैं, हम लोग आ जाते हैं image in the plane mirror. Image of real object in plane mirror is always virtual, okay, always virtual. अब देखते हैं भाई कैसे वर्चुअल होता है। अभी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं, उसी को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे वर्चुअल इमेज है। अच्छा, वर्चुअल इमेज है तो उसे बनना कहाँ चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे। क्या वहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मिलेगी या मिलती हुई लगेगी? मिलती हुई लगेगी, अपीयर टू मीट होगी। चलो इसी को मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। देखो, एक रियल ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ से रे लिया, एक रे ऐसे लिया। ये रे जो जा रही है ये मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो इस रे को आप कह देंगे इंसिडेंट रे, और वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो गई इधर, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। एक और रे ले लेते हैं, इस रियल ऑब्जेक्ट से एक रे लिया, ये रे यहाँ पे मिरर पे इंसिडेंट हुई, तो ये जो रे है इसे कहेंगे इंसिडेंट रे, और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए पीछे चलेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। देख रहा है, आपको दिख रहा है क्या कि मिरर के सामने जो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो डाइवर्ज कर रही है, दूर जा रही है। तो क्या कभी मिरर के सामने मिलेगा? नहीं, ये तो और दूर होता चला जाएगा। इसको और आगे ट्रेस करोगे तो ये और आगे बढ़ता चला जाएगा, इसको और आगे ट्रेस करोगे तो और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे प्लेन मिरर के सामने कभी भी मिलेगा? आप आंसर कहोगे नहीं मिल सकता है सर, इतनी तो ज्योमेट्री आती है हमें, नहीं मिलेगा। चलो, इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं मिरर के पीछे डॉटेड लाइन से ले जा रहा हूँ। मैं डॉटेड लाइन इसलिए बना रहा हूँ ये पीछे ले जाके, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे है नहीं, तो मैंने डॉटेड 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 ले लिया। इस रिफ्लेक्टेड रे से भी मैंने डॉटेड लाइन लेके गया। अब दिख रहा है आपको, लग रहा है कि ये पॉइंट है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे वहीं से आता हुआ लगेगा। इधर वाले आदमी को क्या लगेगा? ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आ रहा है। इधर वाले को क्या लगेगा? ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आ रहा है, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिल रहा है, अपीयर टू मीट हो रहा है, अपीयर टू मीट, ओके। तो हम लोग इस इमेज को क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। ऐसे भी ये इमेज बन कहाँ रहा है? मिरर के पीछे, तो इसलिए भी आप इसको वर्चुअल इमेज कह सकते हैं। वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है? मिरर के पीछे। क्या वर्चुअल इमेज में रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती है? नहीं।
और प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा हमेशा वर्चुअल बनता है, याद कर लिया। चलो आगे बढ़े, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अच्छा, जब आप, एक बात और मैं समझा देता हूँ, पहले ही समझा देना चाहिए था। जब आप एजुकेशनल वीडियो देखते हैं, जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसको आप मूवीज एंड सीरियल्स की तरह मत देखिए। हर एक पॉइंट, जैसे सेकंड पॉइंट मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है ना, ऐसे एक्सप्लेन किया, तो फिर उसको पॉज कर लेंगे वीडियो को और फिर इसको नोट्स बना लेंगे। एक बार नोट आपने ये बना लिया ना, तो पूरे साल भर के लिए एक चैप्टर खत्म, है ना। एक बार नोट बना लिया तो खत्म। उससे क्या फायदा होता है, नोट बना लिया तो बार बार रिवाइज कर पाओगे, है ना। जब भी इधर उधर घूमते हुए जब भी टेस्ट आ गया रिफ्लेक्शन का, फटाफट फटाफट नोट्स देख लिया। अच्छा, वीडियो का क्या फायदा है, तो कहीं पे भी सुन सकते हो, दोनों का फायदा है। तो प्लीज हर एक पॉइंट के बाद पहले तो रुक लीजिए, रुक के इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए और फिर नोट में पढ़ लीजिए, हाँ समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, है ना। अच्छा, कुछ बातें हम लोग बोल रहे होते हैं जो एक्स्ट्रा होती है, यहाँ पे लिखी नहीं है, तो उसको साइड नोट में, इधर किनारे में साइड नोट्स में लिख दीजिए, बट साइड नोट्स में लिखिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग आगे। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इरेक्ट। मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोल दिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट का इरेक्ट या इन्वर्टेड टर्म नहीं हो सकता। उल्टा क्या होगा, पॉइंट का उल्टा क्या होगा, यस पॉइंट का सीधा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं किस ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हो। तो इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इरेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा समझो, ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो पेन देखो इसका पॉइंट ऊपर है, तो इसका इमेज भी ऐसा ही बन जाए। तो हम लोग कहेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा बना, हम लोग कहेंगे ये जो इमेज है वो इरेक्टेड इमेज है। या मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है और इसकी इमेज ऐसी बन जाए। ऑब्जेक्ट ऐसा है, देखो पॉइंट ऊपर है पेन का, और उसकी इमेज कैसी बन जाए, उल्टी नीचे की तरफ बन जाए। तो आप क्या कहोगे, ये जो इमेज है इन्वर्टेड इमेज है। लेकिन खुशी की बात यह है कि प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज बनता है वो इरेक्टेड बनता है। इसका मतलब इफ ऑब्जेक्ट ऊपर है ऐसा दिख रहा है तो इसका इमेज भी ऐसा ही दिखेगा। ओके, चलो लिख लिया मैंने कि इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इरेक्ट। इसको मैं डायग्राम से भी समझा देता हूँ, आपको ऑब्वियस हो जाएगा। क्योंकि किसी, अच्छा, जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा उसमें क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे। किसी पॉइंट का ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना सीखा था, हाँ सीखा था, वो कर लेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। देखो, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इरेक्ट। मैंने प्लेन मिरर बना लिया, ये मान लो रेड जानबूझ के रेड कर दिया, एक लाइन बना दिया, एक ग्रीन कर लिया पॉइंट, है ना, रेड पॉइंट नीचे में ग्रीन पॉइंट। अब क्या रेड पॉइंट का इमेज बनाना आता है, आता है। क्या करोगे, इस रेड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उसी को एक्सटेंड कर दो, है ना, उसी को एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे रेड पॉइंट की रेड इमेज बन गई। ऐसे ये ग्रीन पॉइंट ले लिया, ग्रीन पॉइंट से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसी को एक्सटेंड कर लो, है ना, तो वहां पे ग्रीन पॉइंट बन गया, है ना। क्लियर है, समझ में आया। देखो ये रेड ऊपर है तो इसका भी रेड ऊपर है, इसका ग्रीन नीचे है तो इमेज में भी ग्रीन नीचे है। तो ये इन्वर्टेड हुआ या इरेक्टेड हुआ, तो कहोगे इमेज इज इरेक्टेड, तो इमेज इज इरेक्टेड। फोर्थ पॉइंट, the size of image is equal to size of object. Size of image is equal to size of object. जैसे यहाँ देखो, इस केस में देखो ये मिरर है ना, ये मिरर है। इस केस में देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये क्या है, इमेज है, उसका इमेज है। अच्छा, इस केस में देख के लग रहा है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट एंड इमेज की हाइट या ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज इक्वल ही होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, इसी डायग्राम को देख के हम लोग ये भी बता सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इन विच मिरर, प्लेन मिरर, ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग प्लेन मिरर की पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलो ये फोर्थ पॉइंट भी हो गया। चलो फिफ्थ पॉइंट आते हैं। इसमें लिखा है इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। तो प्लेन मिरर में इमेज जो होगा हमेशा ही लैटरली इन्वर्टेड होगा। कैसे, देखो ये मैंने प्लेन मिरर बना दिया, फिर से मैंने एक देखो रेड डॉट बना दिया, लाइन बना दी, फिर ग्रीन डॉट बना दी। इसका मैं इमेज बनाने का ट्राई करता हूँ। याद करो, रेड का इमेज बनाना होता तो रेड से क्या करते, आप मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, उसी को एक्सटेंड करते, तो यहाँ पे रेड की इमेज बन जाती।
आपको याद है u इज इक्वल टू v, तो रेड डॉट जो मिरर से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस इमेज वाले रेड डॉट की मिरर से होगी। अच्छा ग्रीन का चलो, ग्रीन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते आप ऐसे, उसी को एक्सटेंड करते आगे ले जाते, है ना, तो यहाँ पे इमेज बन जाती। और याद करो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इमेज डिस्टेंस, तो ग्रीन से जो ऑब्जेक्ट ग्रीन डॉट से जो मिरर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही इस इमेज वाले ग्रीन डॉट की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से होगी। तो इजंट इट, इसका जो इमेज होगा कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा आपको दिख रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें रेड राइट में है और ग्रीन लेफ्ट में है। रेड किधर है? राइट में है ऑब्जेक्ट में, और ग्रीन किधर है? लेफ्ट में। अच्छा इमेज में देखो, रेड किधर हो गया? लेफ्ट में। ग्रीन किधर हो गया? राइट में हो गया। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन हो जाना। मतलब ऐसे समझो कि ऐसे पेन था, ये ऑब्जेक्ट हो गई, तो इसकी इमेज ऐसे सामने में मान लो मिरर रख दिया ऐसा, तो इसकी इमेज कैसी दिखती? इसकी इमेज ऐसी दिखती। ऑब्जेक्ट ऐसा होता तो इमेज इसकी कैसी दिखती? ऐसी। तो हम लोग कहते हैं राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो गया, और हम लोग कह सकते थे इसका लेटरल इन्वर्जन हो गया। ओके चलिए बढ़िया। अब यहाँ देखते हैं, मान लो एक प्लेन मिरर लिया, कुछ इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं उसमें आपको लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखेगा। लेटरल इन्वर्जन होगा क्या? होगा, बट वो अपीयर नहीं होगा, दिखेगा नहीं। जैसे आपने अल्फाबेट ए ले लिया, अच्छा ए में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट है, तो उसके हर एक पॉइंट वाइज आप सारा इमेज बनाओगे तो ए का इमेज ऐसा ही दिख जाएगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि ए का लेटरल इन्वर्जन हो गया? नहीं, ये तो एग्जैक्टली एक जैसा दिख रहा है ना। तो कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट ऐसे हैं जिसमें प्लेन मिरर के सामने उसका लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं जिसमें आपको लेटरल इन्वर्जन दिखता है, जैसे बी। जब बी का इमेज आप बनाते, हर एक पॉइंट वाइज आप बनाते जाते, तो बी का इमेज ऐसा उल्टा दिखता, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो गया। तो बी वाले में आपको दिख रहा है लेटरल इन्वर्जन। हाँ, तो ए में लेटरल इन्वर्जन ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, बट बी में लेटरल इन्वर्जन ऑब्जर्व हो पा रहा है। So वही लिखा, image of few alphabets in plane mirror will not appear laterally inverted like A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, है ना। ये सब हो गया, आई गेस फिफ्थ पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबसे शेयर करो इसको, है ना। जितना शेयर करेगा उतना अच्छा है, ठीक है, सबको नॉलेज मिल जानी चाहिए। थैंक यू।